जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। भारत सरकार, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी जी दिन प्रतिदिन नए नए बॉम्ब फोड़ते रहते हैं। दोस्तों आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी इनकम के हिसाब से आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। पहले आपको सिर्फ अपनी इनकम ही दिखानी पड़ती थी। अब दोस्तों आपको अपना बैंक बैलेंस, बैंक का अकाउंट दिखाना मैंडेटरी हो गया है। तो कौन सी आईटीआर के अंदर हो गया है, क्या इसकी कंडीशंस रहती हैं, डिटेल में हम इसको जानेंगे ताकि आपकी आईटीआर भी दोस्तों अच्छे से प्रोसेस हो जाए। किसी भी तरह का कोई नोटिस, किसी भी तरह की कोई आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे ये देखिए E21 है बैलेंस शीट, बैलेंस विद बैंक, और यहाँ पे ये बैलेंस डालना आप लोगों को जरूरी हो गया है। विस्तार से जानेंगे, टेंशन नहीं लेनी है किस व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल है, किस पर नहीं है। आप लोगों को पता होगा ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, टेक्नोलॉजी और एआई का जमाना चल रहा है दोस्तों, और आप लोगों का सारा डेटा दोस्तों प्रोसेस किया जाता है। और भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, ये आपके मॉनिटर करना चाहता है दोस्तों, आपके खर्चे कहां पे हो रहे हैं, आपकी सेविंग कहां पे हो रही है, आपकी इनकम कहां पे हो रही है और आपके इन्वेस्टमेंट कहां पे हो रहे हैं। हालांकि जो बोरी भर भर के कैश मिलता है दोस्तों मंत्रियों के घर पे, जो भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पर फैला हुआ है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक आम आदमी से पूछना चाहता है, तूने कहां पे पैसा खर्च किया, कहां पे सेव किया, कहां पे इन्वेस्ट किया और कहां से कमाई करी। इन चीजों के बारे में बताएंगे। और दोस्तों बैंक अकाउंट की बात करें, हर एक व्यक्ति को यूपीआई के दौर में ला करके छोड़ दिया है, उन्हें आदी बना दिया गया है। तो इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का आपको बैंक अकाउंट मिल जाएगा दोस्तों। सेविंग बैंक अकाउंट मिलेगा, करंट मिलेगा, लोन मिलेगा, सीसी मिलेगा, ओडी मिलेगा, सैलरी मिलेगा, केसीसी मिलेगा। बहुत तरह के अकाउंट होते हैं दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 अकाउंट लोग रखते हैं, और वो भी गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, पेमेंट्स बैंक में। लेकिन आप इस चीज को मत भूलें दोस्तों, जब भी आप खाता खुलवाएंगे आपको वहां पे अपना पैन कार्ड, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर देना पड़ता है, और ये हर एक अकाउंट से लिंक होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि मेरे 10 अकाउंट है। इनकम टैक्स की नजर में वो सिर्फ एक ही अकाउंट आपका होने वाला है। और दोस्तों आईटीआर की बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न एक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म होता है, ये डिक्लेरेशन होती है। आपको सरकार को चल करके बताना होता है कि मेरी इतनी इनकम है, मेरा इतना टैक्स बनता है। तो ये आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है नेचर के हिसाब से दोस्तों। आईटीआर 1, 2, 3, 4 नॉर्मल व्यक्ति के लिए होती है, 5 होती है ये पार्टनरशिप फर्म के लिए, एओपी के लिए होती है, 6 कंपनी के लिए और 7 ट्रस्ट वगैरह के लिए होती है। तो टैक्स देना है वो आपको नेचर के हिसाब से देना है दोस्तों। ओल्ड रेजिम में जा रहे हो क्या न्यू रेजिम में जा रहे हो, आपकी नॉर्मल रेट की इनकम है या स्पेशल रेट की इनकम है, इन सभी के हिसाब से आप लोगों को टैक्स देना होता है। अब बिजनेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, एमएसएमई की बात कर लेते हैं। एक छोटे दुकानदार की, लाला जी की किराने की दुकान, पड़ोसी की, अड़ोसी की बात कर लेते हैं। 90% लोग जो होते हैं बिजनेस जो कर रहे हैं, वो अपनी आईटीआर 4 का फॉर्म भरते हैं। 44AD सेक्शन होता है, जहां आप अपनी ऑनलाइन सेल का कम से कम 6% या एक्चुअल प्रॉफिट या कैश सेल का कम से कम 8% प्रॉफिट दिखाकर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब सेक्शन 44ADA प्रोफेशनल, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ आ जाएंगे। 44AE यहाँ पे दोस्तों ट्रांसपोर्ट वाले आ जाएंगे। यहाँ पे सिंपल है, कोई ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं होती है, कोई बही खाते नहीं बनाने, कोई स्क्रूटनी नहीं होती। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 2025 दोस्तों आ गया है। आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने आपके लिए फायदा लिया है, नहीं, सरकार ने हमेशा खुद के लिए ही कोई काम करती है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर अब मेजर रिपोर्टिंग दोस्तों मैंडेटरी कर दी है। ये कौन सी रिपोर्टिंग है उसके बारे में बात करेंगे। पहले दोस्तों आईटीआर 4 का फॉर्म भरते थे, आपको मैंने बता दिया बिजनेस वालों के लिए ये लागू होता है। तो पहले 4 चीजें ही जरूरी होती थी। सन्ड्री डेबिटर्स, जिनको आपने उधार पैसा माल दे रखा है, जिनसे उधार ले रखा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपके पास कितना स्टॉक इन्वेंट्री पड़ी है और कितना कैश इन हैंड आपके पास 31 मार्च 2026 को या जिस साल की भी आईटीआर भरेंगे। लेकिन अब 2 चीजें और ऐड कर दी है दोस्तों, एक तो बैंक का बैलेंस ऐड कर दिया है और एक इन्वेस्टमेंट ऐड कर दी है। इस इन्वेस्टमेंट को कैसे दिखानी है, क्या इसका मतलब है, इस पे हमारी डिटेल वीडियो बनी हुई है कि अब आईटीआर में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट दिखानी पड़ेगी, तो उसको एक बार आप जरूर चेकआउट करें। बैंक बैलेंस की बात करते हैं दोस्तों। अब डिपार्टमेंट फोकस कर रहा है दोस्तों कंप्लीट बैलेंस शीट पर। जब भी आप अपनी आईटीआर भरेंगे, आईटीआर 4, उसके अंदर फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस आपसे पूछते हैं। हालांकि इसमें 4-5 चीजें ही जो मैंडेटरी होती है वो भी आपके पास नहीं है, तो 0 छोड़ दीजिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ये बैलेंस शीट अप्रोच पर है और इसका ट्रायल लागू इन्होंने लगभग कर दिया है दोस्तों। 44AD लूप होल था टैक्स पे करने के लिए। छोटे दुकानदार हैं जो दोस्तों 3 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर करते हैं, सेक्शन 44AD में जा सकते हैं। हालांकि आपको पता होगा 1 करोड़ से ज्यादा की सेल पर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करानी पड़ती है। लेकिन सरकार कहती है कि 2 करोड़ रुपए तक की आपकी टर्नओवर है तो आप ऑडिट मत कराएं, सीधी ही आईटीआर भर दीजिए। और तीसरा, 3 करोड़ रुपए तक भी आप अपनी आईटीआर ऑडिट ना कराएं। सेक्शन 44AD के अंदर अगर आप जा सकते हैं, अगर आपकी 5% से कम सेल है,
वो ऑनलाइन आती है। लेकिन दोस्तों बिना अकाउंटिंग के फाइनेंशियल पर्टिकुलर कैसे संभव होंगे? मैंने शुरू में आपको बताया था आपको कितने पैसे किससे लेने हैं, कितने देने हैं, कितना कैश है, कितना बैंक है, कितना स्टॉक पड़ा है, ये तो अकाउंटिंग करने से ही तो पॉसिबल हो पाएगा। अब AIS एक बहुत बड़ा हथियार है इनका, TIS और 26S। दोस्तों अगर आपके नाम से 10 बैंक अकाउंट है, 10 के 10 के अंदर अगर आपका 100 रुपए का भी ब्याज आया, 10 रुपए का भी ब्याज आया, वो सारा ऑनलाइन शो कर जाएगा। आप 10 लाख से ज्यादा का कैश जमा कराते या निकाल लेते हो, FD 10 लाख से ज्यादा की, क्रिप्टो करेंसी, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट वगैरह का, तो दोस्तों अब ये चीजें तो शो होती है, लेकिन आपके लोन वगैरह शो नहीं होते थे कि ये पैसा आपके पास आया कहां पे। एग्जांपल के तौर पर 40 लाख की आपने कार ले ली दोस्तों, ये तो सरकार को पता चल गया कि 40 लाख की लोन पर आपने कार ली है, लेकिन लोन जो लिया है उसके ऊपर 35 लाख रुपए, तो सरकार को चल करके बताना पड़ता है। और भी बहुत तरह का डेटा है गवर्नमेंट के पास आ जाता है, लेकिन आधी अधूरी सूचना इनके पास में जाती है। सोशल मीडिया का एक्सेस किया जा सकता है, जैसे पहले आप अपना इनका बैंक अकाउंट आपका ओपन कर सकते थे, अब आपके व्हाट्सएप के अंदर, आपके इंस्टाग्राम पर दोस्तों, आपके फेसबुक पर ये घुस करके आपके क्लाउड डेटा पर जाकर के ये डेटा वार कर सकते हैं। जो सेक्शन 44AD है जो ITR 4 के लिए भरा जाता है दोस्तों, मैंने आपको एग्जांपल दिया, 1 करोड़ रुपए के व्यक्ति की सेल है और ये सेल इसने क्या की, अगर ये कैश में करता है तो कम से कम 8% प्रॉफिट दिखाना होता है, जो कि 8 लाख रुपए हो गया। अब दोस्तों क्या है, 12 लाख रुपए तक तो इनकम इसकी है ही नहीं। ITR इसने भरी, CPC बैंगलोर ने प्रोसेस कर दी, काम ओके, टेंशन फ्री हो गया। अब दोस्तों क्या क्या इसका प्रॉफिट जो था ना 1 करोड़ में से उसने 25 लाख रुपए का कमाया है, लेकिन सरकार को तो 8 लाख रुपए दिखाया ही। वो तो बोल रहा है कि सर आपने तो बोला कि 8% प्रॉफिट दिखा दो, लेकिन दोस्तों बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ गया 25 लाख रुपए से। इस चीज को ध्यान देंगे। पिछले साल जो भी बैंक बैलेंस था, मान लीजिए मेरी ये सेल थी, मैंने कैश जमा करवा दिया, मेरी कैश में आई थी, तो दोस्तों 8 या 6% आपने एक्चुअल प्रॉफिट दिखाया, लेकिन आपको हायर वाला दिखाना था, ताकि जितने रुपए का आपका बैंक का बैलेंस बढ़ा उतने रुपए का तो प्रॉफिट आपने कमाया है। अब क्या है दोस्तों, कोई भी आपने सेल करी, बैंक के क्रेडिट्स आए, बैंक के बैलेंसेस आए, GST की टर्नओवर आई और AI तो आपको पता है ही है। इन सभी चीजों को क्रॉस वेरीफाई करना है। आप सेल दिखा रहे हो मान लीजिए दोस्तों 40 लाख रुपए की, और आपके बैंक के अंदर ही 50 लाख रुपए आ रहे हैं, और आपके अकाउंट में है बैलेंस ही 60 लाख रुपए पड़ा है, आपने GST में 70 लाख की सेल दिखा दी, है ना। तो ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड होनी चाहिए, आपकी संतुष्टि के लिए होनी चाहिए, ताकि ये ITR जो प्रोसेस हो उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको ना आए। अब दोस्तों कारण और पूछ लीजिए ये चीजें क्यों मैंडेटरी करते जा रहे हैं। ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं, जो आपने लेन देन किया, एक्चुअल प्रॉफिट दोस्तों आपने 25 लाख कमाया, डिक्लेयर आपने किया 8 लाख रुपए, बैंक का बैलेंस आपका बढ़ गया 25 लाख से, तो ये सारी चीजें जस्टिफाई होनी चाहिए। 31/3/2026 का जो बैंक का बैलेंस है दोस्तों, एक अकाउंट का नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे, हर एक बैंक का आपका जो खाता है उसका बैलेंस, इन सभी चीजों में जस्टिफिकेशन आनी जरूरी है। अब दोस्तों नोटिस कब सरकार भेज सकती है, इनकम टैक्स वाले भेज सकते हैं। हमेशा आपको बताते हैं कि ये डराने के लिए वीडियो नहीं बनाई गई है। जैसे ही आपने ITR भर दी, और AI जो होता है इनका दोस्तों, इनका CPC सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर है, CPC वाले ITR को चेक करेंगे कि आपने अच्छे से ITR भरी या नहीं भरी। अगर दोस्तों नहीं भरी, हैंड टू हैंड ही, मतलब जब भी आपकी ITR चेक की जाएगी डिफेक्टिव कर दी जाएगी, 139(9) के अंदर आपको नोटिस भेजा जाएगा कि आपने ऑनलाइन तो 25 लाख रुपए जमा कराए और सेल आप 20 लाख की दिखा रहे हो। इस तरह से बहुत सारे नोटिस आते हैं, और डिफेक्ट सही करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। सही नहीं करते हो तो ये माना जाएगा कि आपने ITR नहीं भरी, ITR इनवैलिड कर दी जाएगी, और दोस्तों सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेज माने जाएंगे कि आपने ITR नहीं भरी है। इसके बाद में दोस्तों इनकम स्केपिंग असेसमेंट है, ये मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ। सरकार कहती है कि आप लोगों ने इनकम टैक्स की चोरी करी है और हमें आपके ऊपर शक है, सेक्शन 148 के अंदर आपका केस खोला जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये सेक्शन 280 हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने लेन देन 50 लाख से ज्यादा का किया है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 साल तक, वैसे तो असेसमेंट ईयर खत्म होने के 5 साल तक है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, 6 साल तक नोटिस भेजा जा सकता है। और ट्रांजैक्शंस 50 लाख रुपए तक हैं तो आपको दोस्तों 4 साल तक नोटिस भेज के पूछा जा सकता है, सवालों के जवाब आपको देने पड़ सकते हैं सेक्शन 148 के अंदर। तो दोस्तों बैंक बैलेंस मैंने आपको एग्जांपल दिया, 31/3/26 को आपका 1 करोड़ रुपए था, ठीक है, 31/3/27 को आपका 1.5 करोड़ रुपए हो गया। अब जिस साल की ITR आपने भरी थी उसका प्रॉफिट 12 लाख रुपए टैक्स फ्री था, तो 1 करोड़ रुपए था, आपने 12 लाख रुपए और कमा लिए, तो आपका बैंक का बैलेंस 1 करोड़ 12 लाख ही होना चाहिए था ना सर, लेकिन आपका तो 1.5 करोड़ हो गया। अब डिपार्टमेंट तो पूछ सकता है कि पैसा आपके पास कहां से आया था, तो सेक्शन 143(2) का नोटिस, स्क्रूटनी का नोटिस आपको भेजा जा सकता है। ये कब तक आ सकता है,
दोस्तों जैसे ही मान लीजिए 31 मार्च 2026 की आपने ITR भर दी, आपकी ITR प्रोसेस हो गई, CPC बेंगलोर ने ओके कर दिया, लेकिन आपने ये सब चीजें कर्मकांड कर रखे थे। अब इसका क्या होगा दोस्तों, 30 जून 2027 तक आपको ये नोटिस भेजा जा सकता है कि आपने जो पिछले साल की ITR भरी थी उसमें हमें कुछ आपसे पूछना है। स्क्रूटनी के अंदर ये केस लिया जाता है, तो हम भगवान से दुआ करते हैं आपका केस स्क्रूटनी के अंदर ना आए। दोस्तों सारे के सारे बैंक अकाउंट आप ही के पैन कार्ड से हैं, चाहे आपका बिजनेस अकाउंट हो चाहे पर्सनल अकाउंट हो। बैंक का बैलेंस 31/3/2026 वाला है, वो आपको शो करना है ITR में। दोस्तों आप लोगों के डाउट रहेंगे कि सर ITR 1 के अंदर सैलरी वालों को भी दिखाने हैं, नहीं दिखाने। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, अगर आपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, गेमिंग, लॉटरी, क्रिप्टो, पार्ट टाइम इनकम I2, इसमें भी नहीं दिखाने। ITR 3 के अंदर तो दोस्तों वैसे भी आपकी डिटेल्ड बैलेंस शीट जाती है, दिखाने ही पड़ते हैं, लेकिन इस बार से ITR 4 के अंदर ये आपका बैंक बैलेंस दिखाना मैंडेटरी हो गया है। तो आप खाली मत भरें, गलत मत भरें दोस्तों, आप अपना रिकंसाइल करें, ओपनिंग बैलेंस क्या था, कितना पैसा सारे साल आया, कितना गया और कितना रह गया, ताकि आप लोगों को अंदर से तो संतुष्टि हो कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब दोस्तों 31/3/26 का जो बैलेंस आपको दिखाना है, ये एक सिंगल फिगर में दिखाना है। मैंने आपको बता दिया, एक करंट अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है, एक OD अकाउंट है, एक CC अकाउंट है, एक लोन अकाउंट है, और आपको इनकी समरी बना करके रखनी है। हालांकि बैंक की स्टेटमेंट्स को तो आप डाउनलोड करके रखेंगे कि मेरे पास में इतना इतना पैसा इस बैंक में पड़ा था, लेकिन अगर आपके पास डोरमेंट अकाउंट है, ऐसा खाता जो आप यूज नहीं कर रहे हो, KYC नहीं करवाई, उसमें कोई पैसा पड़ा है, तो वो भी आपको दिखाना है। करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दिखाना है दोस्तों। कोई नेगेटिव अकाउंट आपका चल रहा है, उसको भी आपको दिखाना है। सेविंग अकाउंट है दोस्तों, अगर आप यूज कर रहे हो बिजनेस के लिए, उसको भी दिखाना है। अगर आपका OD या CC का प्लस का बैलेंस है, अब मान लीजिए क्या CC लिमिट बनी आपकी 50 लाख रुपए तक आप इसमें उठा सकते हो, लेकिन आपने उठाने के बजाय उसको एज ए करंट अकाउंट यूज किया और पैसे जमा करा दिए, उसका बैलेंस भी आपको दिखाना है। जॉइंट अकाउंट की बात करें दोस्तों, प्राइमरी होल्डर होता है, वो आप बैंक से पूछ लें कि सर ये दोनों में से जो प्राइमरी होल्डर जिसके पेन में ASTS में बोल रहा है, उसको दिखाना है। माइनर का अकाउंट है दोस्तों, माइनर के अकाउंट में क्या होता है, जो उस दोनों पेरेंट्स में से जिसकी ज्यादा इनकम है, वैसे तो ये क्लबिंग ऑफ इनकम में उसी को ही शो करना पड़ता है। अब दोस्तों आपको क्या सलाह मैं जाते जाते दूंगा, आपने क्या प्रॉफिट कमाया है एक्चुअल में और आप कितना डिक्लेयर कर रहे हो, ये लगभग सेम होना चाहिए। जो दोनों में से ज्यादा है वो होना चाहिए, क्योंकि AI अब आपका डेटा मैच करेगा। कम से कम 6 या 8% दिखाना होता है, 44 ADA में 50% दिखाना होता है, लेकिन या एक्चुअल प्रॉफिट दोनों में से जो हायर है। आप अपनी रफ बैलेंस शीट जरूर बना लें दोस्तों। बैलेंस शीट एक्सेल के अंदर आपको एक अगर उसका फॉर्मेट चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और इक्वल अमाउंट की कैपिटल आपकी होनी चाहिए, बराबर में लोन होना चाहिए। अब मान लीजिए दोस्तों 1 करोड़ रुपए का बैंक का बैलेंस आपका पड़ा है, तो इसके अंदर आपने 10 लाख किसी से लोन लिया, 10 लाख रुपए सिक्योर्ड है, 10 लाख अनसिक्योर्ड है, बाकी की 70 लाख रुपए की आपकी पूंजी खुद की है। तो इस हिसाब से इन चीजों को आपको मेंटेन करके बना करके चलना है दोस्तों। जीरो बैंक बैलेंस शो मत करें। ITR 4 भर रहे हैं तो कोशिश करें जो एक्चुअल बैलेंस बैंक का है वो दिखाएं। जीरो बैलेंस दोस्तों एक्सेप्ट तो कर लेगा सिस्टम, आपकी ITR भी प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन ये मिस रिपोर्टिंग मानी जाएगी। जब सरकार ने बोल दिया ये चीज मैंडेटरी है और उसको आप नहीं डाल रहे हो, तो कल को आपको परेशान किया जा सकता है, 200% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, सर मुझे तो पता ही नहीं था। आप किसी का कत्ल कर देंगे और आप बोलेंगे कि सर मुझे तो पता ही नहीं था, ये अपराध होता है, ये गलत होता है। तो इस हिसाब से आप लोगों को इन चीजों का ध्यान देना है दोस्तों। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर हमने बहुत प्यारा सा कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे, उससे कम में इनकम टैक्स एक्ट 2025 को भी जान जाएंगे और खुद की अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों की ITR भरना भी सीख जाएंगे। तो साल खत्म होने के बाद AIS, TIS और 26S जरूर चेक करें। वही खाते ट्रांजैक्शंस का लेन देन रखें, बिना बात का लेन देन ना करें, प्रॉपर ITR भरें, आपके पर्सनल CA होने चाहिए। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो लाइक करते जाइएगा। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सभी लोगों में शेयर कर दीजिए, जिनके बैंक में तो बहुत सारा बैलेंस पड़ा है लेकिन वो ITR में नहीं दिखाते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।